नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आशीष तिवारी अकेडमी पर। मैं हूं अनुष्का और इस चैनल पर हम क्लास 9 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो और कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही बना है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इससे पिछली वीडियो में हम 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके डायरेक्ट आंसर जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लिख के आने हैं उसकी पूरी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कराएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे पेपर का 60-70% कवर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं आप। और हमारा जो लिंक है इन दोनों चैनल्स का वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो हम यहाँ करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे हम करेंगे आज की इस वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर। अगेन मैं बताना चाहती हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन के आप ये एक्सेस कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। ओके गाइस, सो हमारा पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें ये एपी दे रखा है, बहुत इजी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसी में ही दोनों क्वेश्चन हमारे एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला दे रखा है, वो हमसे पूछा आप हमको एपी बताओ कि एपी क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हमको ये कैसे करना है। 3 स्टेप सोल्यूशन है इसका, हम उसको देखेंगे। 34, 24, 18। पहले मैं करने जा रही हूँ पार्ट ए। अच्छा, ब्लू कर देती हूँ मैं। पार्ट ए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द गिवन एपी इज 30, 24, 18 और सो ऑन। ओके, इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म दैट इज ए, वो हमें दे रखा है 30। और जो हमारा कॉमन, अगर 2 नंबर का भी आपको कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा यहाँ दिखा रहा है वो है हमारा 24 माइनस 30। बेसिकली A2 माइनस A1 होता है, A1 माइनस A2 नहीं होता है, तो हमारा आंसर आएगा -6। लोग यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, A2 माइनस A1 है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर n हमें क्या दे रखा है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो हमारे यहाँ n की वैल्यू दे रखी है हमको 30, तो हमारा जो n है दैट इज 30। और हमारा Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a + n - 1 d, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। S30 इज इक्वल्स टू 30/2 ब्रैकेट ओपन 2/30 + 30 - 1 और ये -6 है। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट। मैं लिख देती हूँ, ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट, वरना आप लोग मिस्टेक्स इजीली बहुत करोगे। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें
तो ये हमारा कट जाएगा, ये 15 बन जाएगा। फिर अंदर 32 आर 60 प्लस ये 29 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 6 मल्टीप्लाई में है। फिर S30 जो है इट विल बी 50 इज इक्वल टू 60 माइनस 174। फिर S30 की वैल्यू अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे ना आप, तो ये आपको मिलेगी -1710। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेरे को एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब पार्ट मैं यहाँ बी सॉल्व कर रही हूँ। पार्ट बी में हमको क्या दे रखा था, SN जो है इज इक्वल टू n इंटू 4n+1। क्या दे रखा है, SN इज इक्वल टू n 4n+1। ठीक है, अब हमारा जो है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब जो S1 है ना, इज द फर्स्ट टर्म, इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये आपको ये लाइन आपको लिखनी है, लिखना मत भूलना। फिर उसके बाद आपको लिखना है S1 इज इक्वल टू 1 4 1+1। ठीक है, इसका आप फर्दर सॉल्व करोगे, ये 4+1 अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो हमारा 5 आएगा। तो हमारा जो A1 है ना, वो हमारा आ गया 5। अरे कैसा, जो हमारा A1 है ना, ये हमारा आ गया 5। ठीक है, A1 हमारा 5 आ गया। अब मैं निकाल लूँगी A2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। हमारा S2 क्या होगा, हमारा S2 है 2 4 इंटू 2+1। बेसिकली हमने n की जगह 2 रखा है इस इक्वेशन में। फिर उसके बाद हमारी वैल्यूज आ जाएगी 2 8 + 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18। A2 हमारा क्या था, S2 माइनस S1 विच विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 13। तो हमारा यहाँ से A2 हमारा आ गया है 13। अब देखो हमारे पास A2 भी आ गया। A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1। तो निकालो भाई, A2 क्या है, 13 माइनस 5। 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, एंड पेपर ओके। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया। और फिर हमारा जो थर्ड टर्म होगा AP का, वो क्या होगा, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D। इजी करने के लिए A2 प्लस उसका जो डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 13 + 8 विच इज इक्वल्स टू 21। फिर जो फोर्थ टर्म हमारा होगा, फोर्थ टर्म इज A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D इक्वल्स टू 21 + 8 इक्वल्स टू 29। सो हमारा जो क्या है AP है वो होगा 5 13 21 29 एंड देन सो ऑन। ठीक है, ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें m की वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं, जिसमें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये नीचे दे रखी है। ये नीचे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई पहले हम करेंगे कोएफिशिएंट को। देखो पहले हमें करना है कंपेयर। हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले ये देखिए। 3 मार्क्स का भी आ सकता है, बट आई थिंक 2 मार्क्स से ज़्यादा
आना नहीं चाहिए ये। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, लेकिन आपको नहीं यूज करना है शॉर्टकट्स। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m-1 x² plus 2m-1 x plus 1 which is equals to 0। ठीक है, compare the equation with standard form। comparing the equation with standard form, इसको जब हम इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, अरे ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने इक्वेट करना है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारा a क्या हो गया m-1, b क्या हो गया, मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ ना तो तुमको लगेगा कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर तुमको जब ये प्रैक्टिस अच्छे आता होगा तो बहुत जल्दी जल्दी होते जाएगा, बात अपने आप बढ़ती जाएगी। फिर हम लिखेंगे द गिवन equation has two real and equal roots। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, which means डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² - 4ac, ये हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अरे यार ये पेन बार बार, एक सेकेंड गाइस, आज हमारे पेन के साथ स्टाइलस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें पेपर ऐड करना है ना इस पे। अरे ये फिर मेरा स्टाइलस आज थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं उसके स्प्रिंग में आई थिंक कुछ दिक्कत है, तो उनको बार बार पॉज भी करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो वो 0 होना चाहिए, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो उसी को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। सो लेट मी चेंज कलर, पर्पल थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सो 2m-1 होल स्क्वायर माइनस 4m-1 1। ये आप जब पूरा उसको मेरे को क्योंकि याद है क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। एक चीज़ मत भूलिएगा, ये ब्रैकेट ठीक से लगाओ, स्क्वायर ठीक से रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गलती तुम लोग करोगे ही करोगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इस पार्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, 4m-1 का होल स्क्वायर, मतलब बेसिकली मैंने इस स्क्वायर को 2 के पास भेजा और इस पे मैंने होल का स्क्वायर रखे रहने दिया, -4m-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो हमें देखो 4m-1 इधर भी, 4m-1 इधर ही, इसके पास एक m-1 है, इसके पास 2m-1 है। अब इसको फैक्टर करने, फैक्टर हम कैसे करेंगे, बेसिकली हमने 4m-1 लेना है कॉमन। 4m-1 हमने लिया कॉमन में, अंदर क्या बचा है m-1, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ध्यान रखना, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे को ये मिलेगा 4m-1, यहाँ मिलेगा m-2 विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये m-1, ये 4 जब इस साइड चला जाएगा ना, 4 इस साइड चला जाएगा, ये कांस्टेंट इस साइड चला जाएगा, तो ये 4 गायब हो जाएगा। ठीक है, 4 ये इधर जो मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इधर जाएगा ना राइट हैंड साइड, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी ना वो कुछ ऐसे बनेगी, 4m-1 m
-2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो जो पॉसिबल वैल्यूज फॉर m is equals to 1 और m is equals to 2। अब हम वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करेंगे कि वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी इन वैल्यूज को यूज करके। अब देखो, अगर हम m इक्वल्स टू 1 डालें तो m माइनस 1 हो जाएगा 0, जिसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो लीनियर नहीं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अगर हम m इक्वल टू 2 रखेंगे ना तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। उसका मतलब क्या, ये वैलिड है कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। तो ये आप देख रहे हो है बोलने के लिए 2 नंबर का, पर हाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको चीज़ें पता है तो, राइट। बेसिकली आप यहाँ पर सॉल्व कर देना है, यहाँ लिख के इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन a इज इक्वल्स टू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 which is equals to 0, which means it is linear, ठीक है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो हुआ ही नहीं, फिर आपको केस बनाना पड़ेगा if m equals to 2 then a is equals to m minus 1 is equal to 2 minus 1 which is equals to 1, which is a valid coefficient for a quadratic equation। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर हम ज़्यादा स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट बिल्डिंग पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा, ठीक है। अब देखो, कह रहा है जो प्रोडक्ट है रेहान की एज 5 साल पहले और and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age, find his present age। बोल क्या रहा है, अगर हम माने लेट, थोड़ा बड़ा नहीं कर सकती, रेहान्स बहुत बड़ा ही हो रहा है ये तो। अच्छा एक सेकेंड, वी कैन एडजस्ट इट। अब ठीक है। लेट रेहान्स एज बी एक्स, हमने अगर रेहान के एक्स को रेहान के एज को एक्स माना है तो 5 years ago 5 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 5, ठीक है। 7 years from now 7 years फ्रॉम नाउ इसकी एज कितनी रही होगी, एक्स प्लस 7। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट है ना रेहान की एज की 5 साल पहले और आज से 7 साल आगे, यानी प्रोडक्ट है हमारा x माइनस 5 का और x प्लस 7 का। ये है ट्वाइस, 1 more than twice, मतलब हिज प्रेजेंट एज। तो उसकी ये प्रेजेंट एज तो x हो गई, उसमें एक ज़्यादा है पर ये बोल रहा है ट्वाइस भी है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, उसमें हमने +1 ऐड कर दिया। आपको बस ये नॉर्मल से इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x² + 7x - 5x - 35 इज इक्वल्स टू 2x + 1। फिर हो जाएगा x² + 2x - 35 इज इक्वल्स टू 2x + 1। तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यूज़ की 6 मिल जाएगी। और ठीक है, बहुत
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ से 2x से 2x कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा, ये x² - 35 इज इक्वल्स टू 1, so x² इज इक्वल्स टू 36, फिर x की वैल्यू √36 विच इज x इक्वल्स टू 6, जो कि वही यहाँ आया। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, कह रहा है z एक पॉइंट है, z एक पॉइंट है ऑन द BC साइड ऑफ ट्राइंगल ABC में BC लाइन पे z एक पॉइंट हमें बता रखा है। इस तरीके से हमें बताया गया है कि ये जो हमारी लाइन है ना, क्या बोल रहा है, हाँ, इसमें जो लाइन है ये XZ, ये पैरेलल है लाइन AB के एग्जैक्ट हमारा पैरेलल है। ओके, फिर वो बोल रहा है YZ इज पैरेलल टू AC। YZ ढूंढेंगे, YZ जो है ये पैरेलल है AC के। अगर बोल रहा है अगर XY एंड CB, XY और CB मतलब पैरेलल लाइन है। वैसे ये भी नहीं, पैरेलल नहीं होगी, आगे जाके दिल मीट यही मीट कर रही है वो। तो XY और BC प्रोड्यूस टू मीट एट 0, आगे ये O पे सॉरी O, तो हमें प्रूव करना है ये जो ZO है ना, ZO इज इक्वल टू OB और OC। ZO इज इक्वल टू OB इंटू OC। ठीक है, हमको गिवन क्या क्या दे रखा है, हमको पहले गिवन वाली इंफॉर्मेशन हमारी जो होगी वो आप लिख देना कि हमको गिवन क्या क्या है। XZ जो पैरेलल है हमारा AB से, YZ हमारा पैरेलल है AC से, और अगर सिंस XZ पैरेलल है AB के तो हमारा जो एंगल है ना OAB, वो हमारा एंगल OZX के इक्वल होगा। OAB एक सेकेंड गाइस, अगर मैं डॉटेड लाइन, लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट अ डॉटेड लाइन। ओके, लेट्स अगर मैं यहाँ पर ऐसे ये डॉटेड लाइन में बना रही हूँ, ठीक है। अरे यार ये पूरी लाइन हट गई। मैं चलो ऐसी लाइन विगली लाइन बना रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो कह रहा अगर मैं ऐसे लाइन बना रही तो ये वाला जो एंगल ना OAB ये वाला एंगल और एंगल OZX ये वाला एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल AX 24 मिनट्स की हो गई है, चलो ठीक है। OX एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी से बताऊं। अगर हमने क्या क्या लिखा है अभी फ़िलहाल, XZ इज पैरेलल टू AB, YZ इज पैरेलल टू AC। हाँ ठीक है, ये इतना ठीक है। सिंस XZ इज पैरेलल टू AB, XZ इज पैरेलल टू AB, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल के आ गया। तो मैं आगे क्या ये बोल सकती हूँ, क्या मैं आगे ये बोल सकती हूँ, पहली बात ये समझ आया क्यों इक्वल हुआ। मैं लिख देती हूँ, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं
पेपर ऐड करो क्योंकि फिर बहुत लेंथी लगेगा तुम लोगों को। ओके, अरे यार ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब जो एंगल हमारा ओ बी ए है वो इक्वल होगा एंगल ओ एक्स जेड से। ये किस लिए होगा? क्योंकि अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल है ना ओ ए बी, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ जी एक्स से। ठीक है, किस और ये क्यों होगा? ए सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी से। ये तो याद ही होगा, ये बिल्कुल बेसिक है हमारा। फिर इधर अगर हम आएंगे तो हम इससे क्या रिलेशनशिप कर सकते कि ओ जेड इज इक्वल टू ओ बी ओ एक्स विच इज इक्वल्स टू ए बी एंड जी एक्स। ये ए बी जी एक्स, इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? ये जो ओ बी है ना ओ बी ओ एक्स जो है वो इक्वल है ए बी जेड एक्स के। इसको मैं मान रही हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ जी एक्स, ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा। अरे यार ये स्टाइलस को क्या दिक्कत हो रही है आज बहुत दिक्कत हो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं पॉज ही कर देती हूँ। हाँ जी, इन ट्रायंगल ओ जी वाई। ठीक है, अब हमको क्योंकि पता है कि हमारा जो हमको भी पता है हमारी जो लाइन है कौन सी, ये वाई जेड ये वाली जो लाइन है और हमारी लाइन ए सी, ये दोनों पैरेलल है। तो हम इससे क्या रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल ओ सी ए है इज इक्वल्स टू एंगल ओ जी वाई होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। गिवन में वाली हमने इक्वेशन लिखी रही है पर आपको भी लिखनी है वो। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। ओ जी वाई होगा या ओ वाई जेड होगा? सॉरी गाइस, ये ओ वाई जेड होगा। ओ वाई जेड, सॉरी ओ वाई जेड होगा। और यहाँ पर कॉरस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। सॉरी, ये ध्यान रखना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है मेरे सॉल्यूशन के पार्ट में भी। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई। ओ ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ जी वाई, ये भी हमारी किससे ए सिमिलैरिटी से बन जाएगी। फिर इससे हमें क्या पता चलेगा? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ जेड इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में ओ वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में जी वाई। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक थोड़ी मेरे साइड से सोल्यूशन में दिक्कत है। सो ये ए सिमिलैरिटी से हमारे हुए सेम। फिर इसके बाद हम एक रिलेशनशिप और कर सकते हैं, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ जेड नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, ओ सी इज अपॉन में ओ वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में जेड वाई। ये हमारी आई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा हमें 2-3 नंबर पे
3 में शायद डालना चाहिए था हमने, पर इसको इसमें डाल दिया, बट चलो ठीक है। अगर अब हमें सिमिलैरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल ए बी सी के बीच में, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देखें, ठीक है, ए एक्स वाई जेड, किसकी मैं बात कर रही हूँ, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो अंदर की हमारी फिगर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें अगर आप नोटिस करें, जो हमारा एक्स जेड है ना, एक्स जेड, ये जो एक्स जेड है, ये है हमारा पैरेलल ए बी से, ये जो पूरी बड़ी लाइन है। अब इस क्वाड्रिलेटर पे फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर आप समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब जो वाई जेड है ना, वाई जेड कहाँ है, हाँ वाई जेड, ये जो है ये हमारा क्या है, पैरेलल है ये पूरा ए सी से, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो ट्रायंगल ए एक्स और वाई, ए एक्स वाई, ये जो है, और एंगल जेड वाई एक्स, ये जो ट्रायंगल है इसका कॉमन डायगोनल हमारा एक्स वाई। तो जो ट्रायंगल ए बी सी हुआ और एक्स वाई जेड हुआ, हम इसको सिमिलर शो कर सकते हैं, या तो हम उसको प्रॉपर्टी जो हमारे पैरेललोग्राम है उसको हम यूज़ करके सेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारा जो पहला स्टेप था, अगर हम उसको देखें तो हमारा ए बी, अगर हम रेशियो को यूज़ करें स्टेप 1 से, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें हमारा जो ए बी और जेड एक्स है ना, वो हमारा ए बी इज इक्वल टू ए वाई, हम उससे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। और हमारा ए सी बाई जेड वाई है, हम उसको ए सी बाई जेड एक्स लिख सकते हैं, जो भी हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसके मुताबिक से। आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। मेरे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं इसलिए आपको वर्बली बता रही हूँ कि हमारा जो आपको क्वाड्रिलेटर में डिस्कस कर, चलो मैं बता ही देती हूँ। इन क्वाड्रिलेटर में लिख ही रही हूँ, बाय चांस किसी को प्रॉब्लम हो, ए एक्स वाई जेड, आपको उसमें से हमको पता चलेगा कि एक्स वाई जो है वो एक कॉमन डायगोनल है, ओके, ये हमारा कॉमन डायगोनल आ गया। और अगर मैं बात करूँ हमारे स्टेप 1 की, जिसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ जेड इज इक्वल टू ओ, अच्छा यहाँ हमने आई थिंक यहाँ पे लिखा ना ओ, की ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ए बी जेड एक्स, राइट। अब हमने ए बी जेड एक्स इज इक्वल्स टू ए बी ए वाई, हमने ये रिलेशनशिप ड्रॉ करी है, ठीक है। हमने रेशियोज वाले में हमने ये ड्रॉ की है। फिर हमारे यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ लगेगी, जिसमें हमें एक रिलेशनशिप हमें देखना पड़ेगा ओ बी ओ सी और जेड ओ के बीच में। जब हम इसमें बीपीटी लगाएंगे ना, तो जो रिलेशनशिप होगा ट्रायंगल ओ बी सी का, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट से, ये जो हमारा रिलेशनशिप होगा ना, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट से वो इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंशन ऑफ बी सी एट ओ, मतलब जो ट्राइंगल है ओ ए। यार पता है एक्चुअली क्या करते हैं हमने इसको 2 नंबर में ला के गलती की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर में वापस डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अभी हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, हमें पूछ रहा है इफ द LCM of 51 and 85 can be expressed in the form of 6z minus 9, find the value of z। अब हम कैसे करेंगे, देखो जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स पे इसको हमें डिवाइड करेंगे। तो देखो अगर हम 51 है,
51 है। 51 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 51 को लिख सकती हूँ 3 × 17, ठीक है। 85 को कैसे लिख सकती हूँ? आज तो यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है ये करने में। ओके, लेट्स सी। तो हमारा जो 51 है उसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 17, और जो हमारा 85 है मैं उसको लिख सकती हूँ 5 × 17, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें LCM ऑफ 51 एंड 85, तो यह आ जाएगा हमारा 3 × 5 × 17। फिर हम LCM अगर हम इसको थोड़ा ठीक से लिखे 85 51 करके, तो ये हमारा 255 आएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो LCM जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है ना, कि जो LCM है ये इसको हम 6z - 9 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं 6z - 9 = 255। तो 6z = 255 + 9, 6z = 264, z = 264/6, z = 44 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है साइन ऑफ 2a + 3b = 1, कॉस ऑफ 2a - 3b = √3/2, और ये हमें ऐसी क्वेश्चन दे रखी है a > b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो, साइन 2a + 3b हमें 1 दे रखा है, तो और हमें पता है कि साइन 90 पे 1 होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2a + 3b = साइन 90, क्योंकि हमें पता है साइन 90 पे हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। हमारी देखो अभी पूरी इक्वेशन साइन में चली गई है, तो हम साइन से साइन कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 2a + 3b मतलब 90 डिग्री, मतलब हमें डिग्री पे फोकस करना है, ऐसे भी नहीं बोल सकते काट जाए, हम फोकस करेंगे डिग्री पे। अब हम कॉस 2a - 3b को हम कैसे लिख सकते हैं? √3/2। √3/2 कब आता है? cos 30 पे होता है। हमको पता है cos 30 पे होता है √3/2। तो cos 2a - 3b = √3/2। अच्छा सॉरी, 3/2 हमें नहीं लिखना ना, हमें तो cos के टर्म्स में लिखना है। तो हम इसको लिख देंगे cos 30 डिग्री। तो हम कंपेयर करेंगे सिर्फ एंगल्स को, तो ये हमारा आएगा 30 डिग्री। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हमने बेसिकली क्या किया है, वी हैव ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 2a + 3b + 2a - 3b = 90 + 30। इसको जब फॉलो मतलब करोगे ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और फिर हम इसको जब आप a की वैल्यू दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो b की वैल्यू आएगी 10 डिग्री, ठीक है। ये मत भूलना, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड अ बैग contains 4 red balls, 3 blue balls, 2 yellow balls. 1 ball is drawn at random from the bag. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉन है इज रेड या येलो। मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 4 + 3 + 2 = 9। 4 कैसे? 4 रेड, 3 ब्लू और 2 येलो, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट 1 में पूछा रेड बॉल। रेड बॉल के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल। 4/9, 9 ये हुए, 4 रेड बॉल्स हुए हैं। दूसरा वो बोल रहा है येलो बॉल का, येलो बॉल कितनी है? 2, टोटल आउटकम्स है 9। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी ही नहीं।
क्वेश्चन में वो कह रहा है यूक्लिड्स थ्योरम से हमें HCF निकालना है 1260 का और 7344 का। हम कैसे करेंगे? देखो हमको पता है जो अरे पेन कहाँ गया, हमको पता है ये जो 7344 है ना, ये बड़ा है किससे? 1260 से ये हमारा बन रहा है। इसीलिए अब हम पहले देखो 7344 को हम हम अगर क्या इसको ये जो 7344 है, क्या हम इसको 1260 क्यूब प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं? एक बार मैं ठीक से लिख दूं, वरना कोई PDF देखेगा ना उसको समझ नहीं आएगा। हाँ, तो 7344 को क्या हम 1260 इंटू 5 प्लस 1044 लिख सकते हैं? ये मैं कैसे लिख लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये किसी क्वेश्चन था 1260 क्यूब प्लस आर। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए आपको ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, वो आपको उसे प्रैक्टिस से समझ आएगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एल्गोरिदम। जो न्यू डिवाइजर है ना, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये तो मतलब बेसिकली आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। ओके, अरे यार ये फिर पेन, मैं इतनी बार ये वीडियो पॉज कर चुकी हूँ ना बनाते बनाते कि मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, अब हम करेंगे हम इसमें एल्गोरिदम लगाएंगे। तो जो न्यू डिवाइजर होगा ना 1260 और जो न्यू रिमाइंडर होगा वो होगा 1044। मैं इसमें क्या बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ 1260 की, ठीक है, 1260, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1044 इंटू 1 प्लस 216 है। पहले हम इसको ब्रेक डाउन करे थे, अब हम 1260 को ब्रेक डाउन करें तो ये आएगा। अब हम 1044 को करेंगे। 1044 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 216 इंटू 4 प्लस 180। देखो इस अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि मैम इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे? पहले जो बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर जो होगा ना वो हमेशा, अगर हम मल्टीप्लाई में ब्रेक डाउन करोगे, वो हमेशा इसमें यूज़, मोस्टली, हमेशा नहीं, चलो मोस्टली यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं 216 को ब्रेक डाउन कर रही हूँ। 216 इज इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस 36। अब मैं 180 को मैं ब्रेक डाउन करूँगी तो ये आएगा 180 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 5 प्लस 0। अब मैं रुक जाऊंगी क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0 मेरा रिमाइंडर आ गया है। तो HCF का क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ हमारा 36। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओह गॉड, सो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। क्या रहा है? फाइंड सी if the system of the equation is this and has infinitely many solutions। देखो हमको पता है जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या रहता है, एक सेकंड, हाँ तो अरे यार, हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है? A1 x plus B1 y is plus C1 is equals to 0। A2 x plus B2 y plus C2 equals to 0। जहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हमारा क्या होता है कि जो A1 है अपॉन A2 है इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अभी जो गिवन इक्वेशंस है, अगर हम इनको देखें, दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं ये और ये, अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें, कंपेयर करें, तो हमारा A1 हुआ C, B1 हुआ 3, C1 हुआ 3 माइनस C, A2 हुआ 12, B2 हुआ C, C2 हुआ माइनस C, ठीक है। अब हम एक प्रोपोर्शन को सेटअप करेंगे। C बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय C इज इक्वल टू 3 माइनस C अपॉन में माइनस C। फिर हम
चलो यार ये वाला क्वेश्चन एक पूरा करा देती हूँ, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अब हम पहले फर्स्ट टू रेशियोज को अगर हम देखें, जो कि था C/12 इज इक्वल टू 3/C। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। C² हमारा गया 36, C हो गया हमारा √+- 36, C हमारा हो गया +-6। नेक्स्ट टू रेशियोज को अगर हम देखें, मतलब लास्ट रेशियोज जो हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, 3/C इज इक्वल टू 3-C/-C। फिर हो जाएगा 3 × -C = 3 × 3 - C। फिर ये आ गया -3C इज इक्वल टू 3C - C²। C² - 6C इज इक्वल टू 0। C - 6 इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू आई 0 और 6। जो कॉमन वैल्यू है 6 से, तो हमारा आंसर भी क्या हुआ, 6 हुआ, +6। ठीक है, जिसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ओके गाइस, तो ये थी हमारी 2 मार्क्स वाली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम ज़्यादा मार्क्स वाली वीडियोस भी लाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी दैट विल बी अबाउट 3 मार्क्स। 3 मार्क्स की होगी। फिर हमारे पास 4 मार्क्स की भी वीडियोस हैं, और फिर ऐसे करते करते हमारी ये मैथ्स की सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम जो है हमारा 17 को, इससे पहले आपकी ये सारी वीडियोस आपके पास मिल जाएगी। एटलीस्ट कोशिश तो ये रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो। मेक श्योर हमारे आप टेलीग्राम वाले ग्रुप से कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप वाली कम्युनिटी से भी कनेक्टेड हो।